नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के अंदर हम देख रहे थे राजनीति विज्ञान। क्लास नंबर 23 आज रहेगी, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। कौन से अनुच्छेदों में इनके बारे में प्रावधान किया गया है और क्या क्या इनके लिए योग्यताएं, जो चीज है वो आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे दोस्तों। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए साथी हैं पहली बार चैनल पर आए हैं और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ आपको इतिहास विषय कंप्लीट मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, और बाकी की क्लासें राजनीति विज्ञान की है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर आप इनकी पीडीएफ के थ्रू नोट्स बनाना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, फिर पढ़ेंगे उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में। तो चलते हैं मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है मित्रों, वो है अनुच्छेद 124 से 147 तक। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। स्थापना 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, लेकिन 1 अक्टूबर 1937 को भारत का संघीय न्यायालय के रूप में स्थापना हो चुकी थी, जिसको ही बाद में उच्चतम न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। संघीय व्यवस्था में अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय की क्या बारे में। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा करने के लिए एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था संविधान द्वारा की गई है। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 124 के द्वारा। जो केंद्र है और जो राज्य, उनके मध्य जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनके निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 124 भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का उपबंध करता है। क्या करता है? कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 124 के द्वारा दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो उच्चतम न्यायालय के अंदर न्यायाधीश होते हैं और अन्य मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझता है। जब हमारा सर्वोच्च यानी उच्चतम न्यायालय, उसके मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति है वो या तो उच्चतम न्यायालय के जो उनसे पहले हैं उनसे, उन न्यायमूर्ति से, या जो उच्च न्यायालय राज्यों के, वहां में अगर किसी को आवश्यक समझता है राष्ट्रपति के इसके बारे में जानकारी ले तो वहां से वो परामर्श ले सकता है। मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को मुख्य न्यायमूर्ति से अनिवार्य रूप से परामर्श करना चाहिए। तो मुख्य न्यायमूर्ति की तो परामर्श के द्वारा हमने क्या कर दिया? नियुक्ति। अब अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति की, तो जो मुख्य न्यायमूर्ति होता है उससे परामर्श लिया जाता है दोस्तों। 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2013-14 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजीएसी के गठन का प्रावधान है। मित्रों, एनजीएसी जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसके बारे में देखिए। जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, इसकी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसका प्रावधान 2013-14 में किया था, लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को यह कहते हुए असंवैधानिक करार दिया था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अपने वर्तमान स्वरूप में न्यायपालिका के कामकाज में एक हस्तक्षेप मात्र है, और ये कहते हुए इसको क्या कर दिया था? असंवैधानिक करार दिया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि आपकी आयु इतनी है तो ही आप सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकते हैं। कोई सीमा का, यह जो न्यूनतम आयु है, इसके प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश एक बार नियुक्त हो जाने के पश्चात 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहता है। यह भी नहीं है कि यह 5 वर्ष के लिए रहेगा, 3 वर्ष के लिए रहेगा, 8 वर्ष के। अगर एक बार न्यायाधीश बन गया है तो जब तक उसकी उम्र 65 वर्ष होती है तब तक वो क्या रहेगा? न्यायाधीश रहेगा।
आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। न्यायाधीश की पदावधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है, लेकिन वित्तीय आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर की जा सकती है। न्यायाधीश है, जब वो पद पर आ गया है और पद पर आने से जब तक वो वापस पद से नहीं हटता है तब तक उसके जो वेतन और भत्ते हैं उनमें कटौती नहीं की जा सकती, उनको बढ़ाया जा सकता है, कटौती नहीं की जा सकती है। ऐसा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर देश के अंदर वित्तीय आपात की स्थिति हो, वित्तीय आपातकाल लगा हो, तो उस समय दोस्तों, उस समय वेतन भत्तों में जो न्यायाधीश है उनमें कटौती की जा सकती है। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में 8 न्यायाधीश थे। जब 1950 में उच्चतम न्यायालय बना तो 8 न्यायाधीश थे। संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। विधि के द्वारा संसद न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें वृद्धि कर सकती है। वर्तमान में इसमें यानी उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, कुल 34 न्यायाधीश वर्तमान के अंदर सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय के अंदर है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि, तो अगर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसके लिए नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं? पहली, वह भारत का नागरिक हो। पहली तो वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, किसी उच्च न्यायालय का लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी 10 वर्ष तक जो उच्च न्यायालय वहां पर अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। ये योग्यताएं एक न्यायाधीश पद के योग्य उम्मीदवार में होनी चाहिए दोस्तों। आगे देखिए, अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया उल्लेखित है। इस प्रक्रिया को महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहा जाता है। अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो एक महाभियोग प्रक्रिया उसके द्वारा ही हटाया जा सकता है। जो महाभियोग प्रक्रिया हमने पढ़ी थी दोस्तों राष्ट्रपति के समय, वही सेम प्रक्रिया यहां पर लागू होती है और उसी के द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों। लेकिन याद यह रखना है कि यह अनुच्छेद 124 के भाग 4 में वर्णित है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जो उच्चतम न्यायालय कोई न्यायाधीश है उस पर असमर्थता या कदाचार का आरोप लगता है तो संसद के दोनों सदनों में से विशेष बहुमत, जो संसद का विशेष बहुमत है उसके द्वारा, अगर विशेष बहुमत के द्वारा उसको समावेदन मिलता है तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है दोस्तों। आगे बात करें अनुच्छेद 125 की। अनुच्छेद 125 में वेतन तथा भत्ते, न्यायाधीश के जो न्यायाधीश है उनके वेतन व भत्ते हैं भारत की संचित निधि में से मुख्य न्यायाधीश, यानी वेतन भत्ते मिलेंगे संचित निधि में से। किससे मिलेंगे? संचित निधि में से। मुख्य न्यायाधीश को मिलेंगे 2,80,000 जो नया लागू किया गया है उसके अनुसार, और अन्य न्यायाधीशों को मिलेंगे 2,50,000 रुपए मासिक दिया जाता है दोस्तों। तो यह था अनुच्छेद 125। बात करें अनुच्छेद 126 की। मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से किसी को कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त कर सकता है। ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मुख्य न्यायमूर्ति है उसका पद रिक्त हो जाए, तो उस स्थिति के अंदर जैसे ही पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति जो अन्य न्यायाधीश है 33 अन्य न्यायाधीश, उनमें से किसी एक को मुख्य न्यायमूर्ति है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त करता है दोस्तों। यह है अनुच्छेद 126। आगे चले अनुच्छेद 127 की ओर। अनुच्छेद 127, यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों का अभाव हो तो राष्ट्रपति की अनुमति से मुख्य न्यायमूर्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके किसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। क्या कहने का मतलब है? ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो स्थायी न्यायाधीश है उनमें कमी है, यानी उनके अभाव है, तो
तो ऐसे में क्या होता है, जो मुख्य राष्ट्रपति की अनुमति लेता है मुख्य जो न्यायमूर्ति होता है वो, और फिर किसी राज्य के जो उच्च न्यायालय है वहां उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के परामर्श से उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर सकता है। दोस्तों बात करें अनुच्छेद 129 की, उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। उच्चतम न्यायालय है इसको अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। इसके निर्णय रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और इसे अवमान के लिए दंड देने की भी शक्ति है। तो उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में घोषित है, इसके निर्णय रिकॉर्ड रखे जाते हैं, सुरक्षित रखे जाते हैं जो भी निर्णय लिए जाते हैं, और अवमान के लिए सर्वोच्च न्यायालय दंड भी दे सकता है। अनुच्छेद 130 की बात करें, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से अन्य स्थानों पर भी बैठकें कर सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति के बाद ही मुख्य न्यायाधीश अन्य स्थान पर क्या कर सकता है, बैठक आयोजित कर सकता है। दोस्तों तो यह अनुच्छेद 130 था। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की। तो देखिए मित्रों, दो है, एक है प्रारंभिक यानी मूल क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन से अंतर्गत आते हैं और अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन सी अपीलें आती है वो देखें। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी मूल क्षेत्राधिकार है वो अनुच्छेद 131 में वर्णित है। देखिए, भारत सरकार व राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, मूल अधिकारी पद संबंधी विवाद, मूल अधिकार या पद, मूल जो अधिकार है उनसे संबंधित जो विवाद है, तो कौन कौन से, पहला तो भारत केंद्र और राज्यों के मध्य, या दो राज्यों के मध्य, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन के विवाद होते हैं वो, या मूल अधिकारों से संबंधित जो विवाद होते हैं ये सभी आते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अब बात करें अपीलीय क्षेत्राधिकार की। अपीलीय क्षेत्राधिकार में तीन आते हैं, संवैधानिक अपील, दीवानी अपील और फौजदारी अपील। संवैधानिक अपील है अनुच्छेद 132 में, दीवानी अपील है अनुच्छेद 133 में, और फौजदारी अपील है अनुच्छेद 134 में। दोस्तों तो ये याद रखना है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है और अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन सा है। सीधा क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधा ही उत्तर मिलेगा, ये नहीं है कि डीपली जाएगा, यहां से सीधा क्वेश्चन बनेगा आपके। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय स्वविवेक के अनुसार अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है। अनुच्छेद 136 के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो स्वविवेक यानी अपने विवेक के अनुसार अपील के लिए इजाजत दे सकता है। दोस्तों तो ये थे क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार। आगे चलते हैं मित्रों, यहां पे एक छोटी सी लाइन और लिखी है जिसके बारे में हम देखते हैं। यहां पे नोट, सैनिक न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। अगर सैनिक न्यायालय का कोई जो आदेश है तो उसके विरुद्ध आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद रखना। आगे बात करें अनुच्छेद 137, उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों के पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 137 है जो उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय हैं उनका पुनर्वलोकन है उसकी शक्ति प्रदान करता है। समझे मित्रों। बात करें अनुच्छेद 138 की, तो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि संसद कर सकेगी। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकारिता है उसमें वृद्धि कौन करेगी, संसद करेगी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, इंपॉर्टेंट चीज। आगे देखिए अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। अगर कोई सार्वजनिक महत्व का प्रश्न आता है तो राष्ट्रपति ऐसे प्रश्न पर जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे राय मांगता है अनुच्छेद 143 के द्वारा। दोस्तों जो हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था तो वहां पर भी इसके बारे में अध्ययन किया था। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय परिसंघीय तथा अपीलीय न्यायालय भी है, परिसंघीय और अपीलीय न्यायालय भी है। दोस्तों उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है, संरक्षक, संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक होता है उच्चतम न्यायालय। दोस्तों आगे चलिए, आगे देखते हैं न्यायपालिका की नवीन उभरती प्रवृत्तियां। जो न्यायपालिका है इसकी नवीन कौन कौन सी प्रवृत्तियां उभर रही है वो कौन कौन सी है।
पहली है न्यायिक सक्रियता, दूसरी है जनहित याचिका PIL जनहित याचिका, तीसरी है लोक अदालत, चौथी है पारिवारिक न्यायालय, पांचवी है प्रशासनिक अधिकरण और छठवीं है ग्राम न्यायालय। ये 6 नवीन उभरती प्रवृत्तियां हैं न्यायपालिका की। आगे देखिए, 11 जनवरी 2007 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसमें शामिल किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। 9वीं सूची के अंदर जो भी शामिल है उनको कानून न्यायिक समीक्षा कर सकता है उनकी। ये 11 जनवरी 2007 को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया दोस्तों। यह था हमारा सर्वोच्च न्यायालय। आगे चलते हैं उच्च न्यायालय की ओर। मित्रों, उच्च न्यायालय होता है, यह होता है प्रत्येक राज्य के अंदर, या 2 राज्यों का एक भी बनाया जा सकता है, 3 राज्यों का एक भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम मानकर चले कि प्रत्येक राज्य का एक होता है। जैसे पंजाब हरियाणा का एक है, 2 राज्यों का एक। तो देखिए, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा दोस्तों। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक उच्च न्यायालय। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 214 के द्वारा। बात करें अनुच्छेद 231 की, संसद को यह शक्ति है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। मैंने पहले ही बता दिया आपको, उच्च न्यायालय हर राज्य के लिए है, लेकिन ऐसा भी प्रावधान किया गया 2 राज्यों 3 राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है दोस्तों। याद अनुच्छेद रखने आपको। तो अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 संसद को शक्ति दी गई है अनुच्छेद 231 से कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय बना सकती है। बात करें अनुच्छेद 215 की, उच्चतम न्यायालय के तरह राज्य का प्रत्येक उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। जिस प्रकार केंद्र में जो उच्चतम न्यायालय वो एक अभिलेख न्यायालय होता है, इसी प्रकार हर एक राज्य में जो उच्च न्यायालय होता है वो भी क्या होता है? अभिलेख न्यायालय होता है। बात करते हैं अनुच्छेद 216 की, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायमूर्ति तथा अन्य न्यायाधीश जितने राष्ट्रपति उचित समझता है होते हैं। तो उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें ना, तो उच्च न्यायालय के अंदर एक तो न्यायमूर्ति वो तो होना ही है। अब इसके साथ राष्ट्रपति जितने चाहेंगे उतने क्या हो सकते हैं? न्यायाधीश वहां पर हो सकते हैं। राजस्थान में क्या स्थिति है वो हम राजस्थान के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। आगे चलते, आगे देखिए अनुच्छेद 217 के बारे में। अनुच्छेद 217, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जो 217 अनुच्छेद है हमारा, अनुच्छेद नंबर 217, उसके द्वारा राष्ट्रपति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायमूर्ति से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति परामर्श करता है। मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श, जब अन्य जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जा रही होती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो मुख्य न्यायमूर्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है उससे परामर्श किया जाता है। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। अगर जो राष्ट्रपति है वो किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और संबंधित राज्य के राज्यपाल से वो परामर्श विचार करता है दोस्तों। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। क्या क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो, यानी कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद पर वो होना चाहिए, या उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक क्या रहा हो? अधिवक्ता रह चुका हो। तो भारत का नागरिक, 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण होना चाहिए, या फिर उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहना चाहिए, तो वो क्या बन सकता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है दोस्तों। न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु है, उसका प्रावधान हमारा संविधान नहीं करता है, वैसा ही उच्च न्यायालय में है दोस्तों। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करता है, यानी 62 वर्ष की आयु तक
वो कभी भी बने, जब एक बार वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन जाता है तो 62 वर्ष तक वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहता है दोस्तों। अब बात करते हैं यहां पर कि जो न्यायाधीश बन गया है उसको हटाएं कैसे, उसको हटाएं कैसे? तो न्यायाधीशों को हटाना संसद महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार व असमर्थता के आधार पर विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हमने हटाया था ना, उसी प्रकार संसद के द्वारा एक प्रस्ताव है, उसको विशेष बहुमत के द्वारा पास होने के बाद राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है दोस्तों। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित है। यह बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहां से अभी लिख दूं यहां पे इंपॉर्टेंट। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, इनके जो वेतन भत्ते होते हैं ना, ये राज्य की संचित निधि से जाते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब यहां से रिटायरमेंट ले लेते हैं तो जो पेंशन लगती है, पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर भारित है। तो पेंशन, जो पेंशन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, वो भारत की संचित निधि से जाएगी, और वेतन भत्ते हैं जो कार्यकाल के दौरान वो राज्य की संचित निधि से जाएंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है, याद रखना। आगे देखिए, उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त देश के किसी अन्य न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश है कोई, तो वो पहला तो है उच्चतम न्यायालय, और दूसरा है जो इसके अतिरिक्त जहां पर वो है, और इसके अतिरिक्त जो उच्च न्यायालय इनको छोड़कर वो कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकता है। यह भी संविधान के अंदर प्रावधान है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं अनुच्छेद 222। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जा सकेगा। मतलब कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनका स्थानांतरण होता है। अब उनका स्थानांतरण होता कैसे, करता कौन है? करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश करता कैसे है? राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेता है और फिर किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक राज्य से दूसरे राज्य स्थानांतरित कर सकता है दोस्तों। अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के साथ साथ अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के साथ अन्य जो प्रयोजन है उनके लिए जो उच्च न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है। इसे संविधान का आधारभूत ढांचा बताया गया है। जो ये रिट है दोस्तों, इसको संविधान का आधारभूत ढांचा बताया गया है। ये लोकहितवाद PIL, न्यायिक पुनर्वलोकन तथा न्यायिक सक्रियता का आधार होती है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 227। 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। जो जिला न्यायालय होते हैं या हमारे तहसील स्तर पर न्यायालय होते हैं, तो ये सभी न्यायालय है वो किसके अंतर्गत आएंगे? उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। अब यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है मित्रों, जिला न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की भर्ती की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है? RPSC के द्वारा एग्जाम करवाकर, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सबसे कम न्यायाधीश है सिक्किम उच्च न्यायालय में, और सबसे अधिक है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। सर्वाधिक जज न्यायाधीश है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन बन सकता है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय की देखिए मित्रों। राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापना हुई थी अगस्त 1949 में, सर्वप्रथम जयपुर के अंदर। वर्तमान में देखिए मित्रों, जब 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना होती है तो वो होती है जयपुर में, फिर चला जाता है जोधपुर। वर्तमान में जोधपुर है, लेकिन इसकी एक खंडपीठ है, वो कहां स्थित है? जयपुर के अंदर। आगे देखिए, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में जोधपुर मुख्य पीठ स्थानांतरित किया गया।
जो वर्तमान में जोधपुर में है वो क्या है, उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है। लेकिन 1977 में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में स्थापित की गई। 1949 में स्थापना, 1958 के अंदर जोधपुर चला गया और 1977 के अंदर जयपुर में खंडपीठ की स्थापना की गई। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीश है, मतलब 50 न्यायाधीश हो सकते हैं, लेकिन 27 न्यायाधीश ही है। 23 पद राजस्थान में न्यायाधीशों के रिक्त है। दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे कमलकांत वर्मा। कौन बने थे? कमलकांत वर्मा। तथा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? अकील अहमद कुरैशी। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अकील अहमद कुरैशी है। तो यह थी हमारी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के बारे में क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।